Hi everyone, welcome back to my channel. Today we'll study about an important theorem that says any prime field is either isomorphic to Q, the field of rational numbers, or to Z by Pz, the field of Leach's modulus some prime number. Given is a prime field P. हम बताएं prime field क्या होती है, which does not contain any proper subfield. And हमने proof क्या करना है? To prove this prime field P is either isomorphic to the field of rational numbers, or this P is either isomorphic to Z by Pz. ठीक है, अब हमें पता है आइसोमॉर्फिक रिजल्ट हम कैसे प्रूव करते हैं, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f बिटवीन टू रिंग्स सच दैट ये फंक्शन हम दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इट इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म and this function is on 2, then by this fundamental theorem of ring homomorphism we can say that ये domain R upon kernel F is isomorphic to S. पता है हमें kernel F क्या होता है? Kernel F is actually an ideal of or say subset of R जो कि S में 0 पर मैप करता है. कर्नल F में डोमेन के वो एलिमेंट्स होते हैं सच दैट F ऑफ R इज़ इक्वल टू 0, उधर 0 पे मैप करते हैं, ये होता है. तब हम ये कह सकते हैं, ये यूज़ करके हम इस रिज़ल्ट पर आ सकते हैं. मतलब हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन क्या होगी? अब एक साइड तो P आएगी, पता है. अभी देखो, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस. इसका मतलब हमारा जो फंक्शन, हम फंक्शन को नाम थीटा दे लेते हैं यहाँ पर, जो हमने एक्चुअल में प्रूफ करना है. एस जो यहाँ पर हमारा कोडोमेन था वो क्या आएगा? पी कोडोमेन है. एंड व्हाट इज़ द डोमेन? डोमेन अपॉन आइडियल होता है, तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया? इंटीजर सेट टू पी फील्ड ऑफ. सो अब हम क्या फंक्शन करेंगे? अब हमें पता है द ईजिएस्ट फंक्शन दैट इज़ द easiest function to deal with is the identity function. Identity function क्या होता है कि identity of any integer m is equal to that the same integer itself. So ये चीज़ हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो p का एलिमेंट होना चाहिए. अगर मैं कोई इंटीजर को उधर मैप कराना चाहती हूँ और वो p का एलिमेंट होगा, वही कॉन्सेप्ट दोबारा कि p क्या है? प्राइम फील्ड है. प्राइम फील्ड के पास कौन से एलिमेंट्स होंगे? ही होंगे 0 and 1. सब फील्ड नहीं होगी उसकी कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होगी, बट 0 1 तो हर फील्ड में होते हैं, तो 0 and 1 तो होंगे ही. इसका मतलब अगर हम इसके m को 1 उसके किसी एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं तो हमारी बात बन जाएगी. मतलब अब इन जनरल हम 1 को e से यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम e लेकर चलेंगे क्योंकि जनरल रिजल्ट यूज़ करें. मतलब हम i ऑफ m को m इंटू e लिख सकते हैं. m इंटू 1 मतलब m इंटू e लिख सकते हैं. सो m इंटू ई मतलब e प्लस अप टू सो ऑन m टाइम्स हम ऐड करें जो कि p का एलिमेंट हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन वेरीफाइड हो जाएगा. तो यही बेस है हमारे इस क्वेश्चन का. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ लेट p. तब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. लेट p बी अ प्राइम फील्ड. लेट e बी multiplicative identity of P. Define a map theta from Z to P by theta of m is equal to m into e, which can be written as e plus c plus up to so on plus e. m टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं जो कि P को ही बिलोंग करेगा, बिकॉज P इज़ अ फील्ड, इट इज़ क्लोज अंडर एडिशन. सब पुराने रिजल्ट्स, ठीक है. वेयर m बिलोंग्स टू z. हमने फंक्शन बता दिया क्या है, किस तरह से डिफाइंड है, ये भी बता दिया. अब इस रिज़ल्ट पर पहुंचने के लिए हमें दो कंडीशंस बतानी होती हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू. तो सबसे पहले हमारा क्लेम ये है कि थीटा इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म. अब रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? जिस तरह से ग्रुप में हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था उसी तरह से रिंग में होता है. ग्रुप में एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता था, यहाँ पर दो दो होते हैं. सो बेसिकली हमें यहाँ पर थीटा ऑफ a प्लस बी इक्वल टू थीटा ऑफ a
प्लस थीटा ऑफ बी करना पड़ेगा एंड थीटा ऑफ ए बी इज इक्वल टू थीटा ऑफ ए इंटू थीटा ऑफ बी शो करना होगा। ये हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है। ग्रुप में सिर्फ एक चीज़ होती थी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन गिवन। सो लेट हम ए कॉमा बी कौन होते थे यहाँ पर, डोमेन के एलिमेंट्स। तो हम डोमेन के दो एलिमेंट्स लेंगे जिस तरह से फंक्शन डिफाइंड है इंटीजर्स। लेट m1 कॉमा m2 बिलोंग टू इंटीजर्स। सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन व्हाट इज इट। थीटा ऑफ m1 प्लस m2 फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, थीटा ऑफ m इज इक्वल टू m इंटू ई। अब देखो इंटीजर्स का सम करके भी इंटीजर ही बनेगा। सो थीटा ऑफ एनी इंटीजर इज इक्वल टू दैट इंटीजर इंटू ई। अब हम इंटीजर्स पर आ गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस कैन बी रिटन एज m1e plus m2e. m1e is nothing but theta of m1 and this is nothing but theta of m2. बता दिया हमने जो हमने बताना था, हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट थीटा m1 इंटू m2, ये क्या होगा, अगेन ये भी सिमिलरली उसी तरह से थीटा m1 इंटू m2, m1 इंटू m2e। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव में बताने के लिए हम थोड़ा रफ में करके देख सकते हैं। अगर हम इसको थीटा ऑफ m1 फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमें लिखना होगा, हमें लास्ट में क्या बनना चाहिए, थीटा ऑफ m1 इंटू थीटा ऑफ m2, मतलब m1e इंटू m2e। दो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पे एक है। अब हमें पता है ई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर m1 m2e स्क्वायर, नथिंग। अब हमें ये तो शो करना होगा कि वो उसको बिलोंग कर रहा है। कैसे, m1 इंटू m2 टाइम्स ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन m1 इंटू m2 टाइम्स हमने ऐड किया m1 टाइम्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू e प्लस अप टू सो ऑन e, m1 टाइम्स and e plus up to so on e m2 times. So this is nothing but m1e into m2e which is at last equal to m1 theta of m1 into theta of m2. So हमने दोनों ही कंडीशंस बता दी रिंग होमोमॉर्फिज्म की। So therefore theta is रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब हमारी एक लास्ट चीज़ रह गई, दैट इज़ ऑन टू प्रूफ करना। ऑन टू सिंस हमने आइडेंटिटी मैपिंग लिया तो रिजल्ट ऑब्वियस है इस केस में। नेक्स्ट टू प्रूव थीटा इज ऑन टू, कैसे, फॉर ऑल सी यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, थीटा फ्रॉम जी टू पी सच दैट थीटा ऑफ एम इज इक्वल टू एम इंटू ई। फॉर ऑल पी के एलिमेंट्स ये थे जो कि हमने ये प्लस किए थे। फॉर ऑल ई प्लस अप टू सो ऑन प्लस ई, लेट अस से एन टाइम्स बिलोंगिंग टू पी, that is for all n(e) belonging to P there exist n belonging to Z such that theta of n is equal to n into E. So therefore theta is on 2. So now we can use the fundamental theorem of ring homomorphism by fundamental theorem of ring homomorphism. Z domain upon kernel theta is isomorphic to image of theta, मतलब range which is a subset of P। ठीक है, और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, Z by kernel theta is image of theta, मतलब theta of Z subset of P। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए हमें ये जाना होगा कर्नल थीटा कौन है। Now we know that Z is a principal ideal domain and kernel theta is an ideal of Z over here। ये दोनों चीज़ें हमें पता है कि कर्नल थीटा हमेशा डोमेन का आइडियल होता है एंड दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट कि Z इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मतलब एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी इन विच एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल। इसका मतलब कर्नल थीटा इज प्रिंसिपल आइडियल, कर्नल थीटा इज principal ideal of Z। principal ideal मतलब generated by single element, kernel theta must be generated by a single element, say M। अगर kernel theta is generated by one single element तो हम ले लेते हैं, so that is there exists some m belonging to integers such that
कर्नल थीटा इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। अब देखो डोमेन की बात हो रही थी जिसका आइडियल या फिर कह लो सबसेट था m, और ये चीज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट m है। कर्नल थीटा के अंदर कौन थे एलिमेंट्स? इंटीजर्स जनरेटेड बाय m। सो इसका मतलब कर्नल थीटा इज अ सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ m, मतलब m z। देयरफॉर हमारा रिजल्ट थोड़ा सा और क्लोज आ गया। z बाय m z is isomorphic to theta of z subset of p। अब हमने जो प्रूफ करना है वो दो केसेस पर डिपेंड करेगा, m पर डिपेंड करेगा, वेदर m इज़ ज़ीरो और m इज़ नॉन ज़ीरो। m इज़ इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज अगर m ज़ीरो हो जाता है कर्नल थीटा इज़ ज़ीरो। अगर m ज़ीरो हो जाता है कर्नल थीटा इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ज़ीरो, मतलब एक ही एलिमेंट है कर्नल थीटा के अंदर, दैट इज़ ज़ीरो। So what is z upon सिंगलटन सेट ऑफ ज़ीरो? दिस इज़ नथिंग बट z ही होता है। हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है यहाँ पे? z आइसोमॉर्फिक टू थीटा ऑफ z सबसेट ऑफ p, है ना। अब यहाँ पर हम प्रूव करने के लिए एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ isomorphic integral domains have isomorphic field of quotients। ओके, अब इसका मतलब क्या है? उससे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज इंटेग्रल डोमेन एंड व्हाट इज फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। इंटेग्रल डोमेन होता है अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट zero divisors, right? And what is the field of quotient? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है इंटीजर्स विच इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। इंटीजर्स का फील्ड ऑफ क्वोशंट्स इज रैशनल नंबर्स। क्यों? फील्ड ऑफ क्वोशंट्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई इंटेग्रल डोमेन है तो उसके एलिमेंट्स का जो इस तरह का सेट है a बाय b, b इज़ नॉन ज़ीरो एंड a, b बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटेग्रल डोमेन का इस टाइप का सेट फॉर्म्स फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। सो क्या होता है? रैशनल नंबर्स। सो इसका मतलब इंटेग्रल डोमेन का फील्ड ऑफ क्वोशंट्स इज़ नथिंग बट द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, अगली चीज़, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, इंटेग्रल डोमेन सबसेट होता है एंड फील्ड ऑफ क्वोशंट्स उससे बड़ा सेट। सो यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि z का फील्ड ऑफ क्वोशंट्स इज रैशनल नंबर्स। अब रिजल्ट है आइसोमॉर्फिक इंटेग्रल डोमेन्स हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। ये रिजल्ट यहाँ पर किस तरह यूज़ होगा? z क्या है? इज़ एन इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। z इंटेग्रल डोमेन होता है, उसकी इमेज वाला सेट इज़ ऑल्सो एन इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। सो इसका मतलब z एंड थीटा ऑफ z आर आइसोमॉर्फिक इंटेग्रल डोमेन्स। आइसोमॉर्फिक इंटेग्रल डोमेन्स। अब दोनों के हम फील्ड ऑफ क्वोशंट्स की बात करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज z एंड थीटा ऑफ z हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ क्वोशंट्स, राइट। q इज field of quotients of z and let q1 be field of quotients for theta of z। so this implies क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास? रैशनल नंबर्स आइसोमॉर्फिक टू q1 विच इज़ अ सबसेट ऑफ p। यही रिजल्ट था हमारा चल रहा। क्या चल रहा था? z आइसोमॉर्फिक टू थीटा ऑफ z सबसेट ऑफ p। ये रिजल्ट चल रहा था, वो ये कैसे बन गया? आइसोमॉर्फिक इंटेग्रल डोमेन्स विल हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। इसका फील्ड ऑफ क्वोशंट्स रैशनल नंबर्स, इसका फील्ड ऑफ क्वोशंट्स हमने मान लिया ये। ओके, पी क्या है? प्राइम फील्ड, बट पी इज़ प्राइम फील्ड, मतलब उसकी कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं हो सकती। मतलब Q1 कैनॉट बी द प्रॉपर सब फील्ड ऑफ P। Q1 हैज़ टू बी इक्वल टू P। ये इक्वल टू वाला साइन बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। सो देयरफॉर Q1 इज़ इक्वल टू P। दस हमारे पास अब ये क्या बन गया? set of rational numbers is isomorphic to P, the field
प्राइम फील्ड, यही तो हमें करना था फर्स्ट में। अब हमारा केस 2 आ जाता है। केस 2 क्या है? इफ़ m इज़ नॉन ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज m इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब कर्नल थीटा था m, गाइस m बिलोंग्स टू कर्नल थीटा। m क्या है? 1 बिलोंग्स टू कर्नल थीटा, मतलब थीटा ऑफ 1 ज़ीरो, मतलब थीटा ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू ई ज़ीरो। ई ज़ीरो हो सकता है? इसका मतलब ई ज़ीरो है। नो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ई तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ली थी एंड ई तो 1 होती है। सो देयरफॉर यहाँ पे m कैन नॉट बी 1। इसका मतलब m हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारा लास्ट में क्लेम, हमें पता है हमने क्या प्रूफ करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि कर्नल थीटा हमारा पी जेड आए, मतलब हमारा जो m है वो प्राइम नंबर बन जाए जो हम लेकर चलें। इसका मतलब अब लास्ट में हमारा क्लेम ये बनता है कि m मस्ट बी प्राइम। ये प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। इफ़ पॉसिबल लेट m नॉट बी प्राइम, मतलब m इज़ कॉम्पोजिट, मतलब उसके फैक्टर्स हैं। दिस इम्प्लाइज लेट m इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2। m1 m2 फैक्टर्स हैं m के, वेयर m1 विल लाई बिटवीन 1 एंड m एंड m2 विल ऑल्सो लाई बिटवीन 1 एंड m। से ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हैं वो अपने नंबर से छोटे होते हैं। जैसे हम 8 4 इंटू 2, हम 4 लेस देन 8, 2 लेस देन 8, वही चीज़ ये। ठीक है, नाउ अब m क्या है? बिलोंग्स टू कर्नल थीटा। से हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे आना है किसी तरह से। m अगर कर्नल थीटा को बिलोंग करेगा, मतलब थीटा ऑफ m ज़ीरो, मतलब थीटा ऑफ m1 इंटू m2 ज़ीरो। ठीक है, मतलब क्या था हमारा फंक्शन? m1 इंटू m2 e ज़ीरो, मतलब m1 m2 e स्क्वायर ज़ीरो, मतलब m1 e इंटू m2 e इज इक्वल टू, अभी हमारे यहाँ पर हमारा फंक्शन है थीटा फ्रॉम z टू p। इसके अगर m1 कॉमा m2 z के एलिमेंट्स हैं तो m1 e एंड m2 e किसको? p को बिलोंग करता है। m1 e m2 e p के एलिमेंट्स हैं एंड p इज़ एन इंटेग्रल डोमेन, इट कैनॉट हैव ज़ीरो डिवाइजर्स। इसका मतलब अगर कोई दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो दे रहे हैं, देन आइदर m1 e हैज़ टू बी ज़ीरो और m2 e हैज़ टू बी ज़ीरो। ठीक है, अगर m1 e ज़ीरो हो जाता है, व्हाट डज इट मीन? दिस इम्प्लाइज थीटा ऑफ m1 इज ज़ीरो और थीटा ऑफ m2 ज़ीरो, है ना। थीटा ऑफ m1 ज़ीरो का क्या मतलब है? आइदर m1 बिलोंग्स टू कर्नल थीटा और m2 बिलोंग्स टू कर्नल थीटा। कर्नल थीटा क्या था? m। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज m1 बिलोंग्स टू m और m2 belongs to m. m1 is generated by single element m. m1 can be written as m times some other integer say y. इस तरह लिख सकते हैं। इसका भी क्या मतलब होता है कि जो m है it divides m1. सिमिलरली जब इस तरह से m2 belongs to that set which is generated by single element, हम इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं m और m divides m2. सो अब हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच चुके हैं। क्यों? ये देखो, जब m डिवाइड्स m1 करता है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि m इज़ लेस दैन m1 एंड m इज़ लेस दैन m2। डिवाइजर छोटा ही होता है अपने डिविडेंड से। सो दस बट m1 इज़ लेस दैन m एंड m2 इज़ लेस दैन m, ये हम पहले ही देख चुके हैं, हमने लिया ही उस तरह से था। सो नॉट पॉसिबल, हम कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए हैं अब। हेंस m मस्ट बी प्राइम इंटीजर। So therefore z by pz is isomorphic to theta of z subset of p, मतलब वो m p बन गया। Again p is prime field, it cannot have a proper subfield, so therefore p is prime, so therefore p has to be equal to theta of z, hence z by pz is isomorphic to p. That's it, that's the result. So therefore अब हम अपने रिजल्ट को कंक्लूड कर सकते हैं
up to isomorphism, there are only two prime fields. एक finite होता है, एक infinite होता है. The finite one is ZP and the infinite one is the field of rational numbers. That's it for today. Thank you for watching.